वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप यहाँ पर क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर सकते हो या फिर आसानी से यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, उसमें आपको पूछा गया था कि वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में होता है। अब याद रखिएगा, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि एमाइड फॉर्म में किस में नाइट्रोजन होता है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो यूरिया होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा कि जो यूरिया होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है एमाइड के रूप में होता है। अब ये एमाइड है क्या, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो याद रखिए, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CONH2NH2। क्या होता है? CONH2NH2। तो याद रखिए, ये जो दोनों साइड NH2 जुड़ा हुआ है, इसी बंध को क्या बोला जाता है? एमाइड बंध बोला जाता है या फिर एमाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, NH2 वाला जो बॉन्ड है जो कि याद रखिए यूरिया में ऐड हुआ है, तो ये क्या होता है? याद रखिए एमाइड बंध ही होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बीच में एक कार्बन भी आ रहा है, मतलब यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक भी है। याद रखिएगा, यूरिया क्या है? एक कार्बनिक उर्वरक भी है। चलिए, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अधिकतर पौधे मृदा से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर भी पूछा गया कि किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो याद रखिए, अधिकतर जो पौधे होते हैं, अधिकतर जो प्लांट होते हैं, वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में करते हैं? याद रखिए, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा था, याद रखिएगा कि अमोनिया के रूप में। वैसे याद रखिए, अमोनिया के कुछ ही एग्जाम्पल है जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे कि मान लीजिए, आप गन्ना लिख सकते हो, आप धान लिख सकते हो और आप आलू लिख सकते हो। ये जो तीन क्रॉप है, याद रखें, इन तीनों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि इनके अलावा कोई सी भी ऐसी फसल नहीं है जो कि जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। मात्र आपकी सिलेबस में जो है वो है गन्ना, धान और आलू। ठीक है, ये तीनों है अमोनिया के रूप में। बाकी जितनी भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले, सारी याद रखिए नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को ग्रहण करेगी, इसलिए कन्फ्यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अरहर की सबसे कम समय में पकने वाली किस्म कौन सी है, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी। एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी बताइए अरहर की। तो याद रखिए, उपास 120 और एक होती है प्रभात। दोनों ही याद रखिए अरहर की ही वेराइटी है और दोनों ही याद रखिए अर्ली वेराइटी है, उपास 120 और प्रभात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से एक कौन सी फसल गेहूँ के साथ मिलाकर उगाई जाती है। मतलब याद रखिए, जिसे हम क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल हम ले सकते हैं, याद रखिए, गेहूँ और सरसों। अब यहाँ पर क्या होता है कि गेहूँ की हम 9 पंक्तियाँ लेते हैं और सरसों की हम 1 पंक्ति ले लेते हैं। ठीक है, इसे याद रखिए, आप अंतरासस्यन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अंतरासस्यन भी आप इसे बोल सकते हो। गेहूँ की 9 पंक्तियाँ और सरसों की एक मात्र पंक्ति को यहाँ पर लिया ऐसा है। अब कैसे लिया ऐसा है? अगर आपके माइंड में ये डाउट चल रहा है, तो मान लीजिए ये आपका कोई क्रॉप है, मतलब आपका फील्ड है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गेहूं की 9 पंक्तियां ले लेंगे, फिर एक बीच में क्या लिख देंगे, मतलब एक बीच में हमने ये रख दी, मान लीजिए ये हमने रख दी सरसों। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम याद रखें गेहूँ की पंक्तियाँ लेंगे 9, फिर हम क्या कर देंगे, फिर से हम याद रखें एक पंक्ति सरसों के ले देंगे, फिर हम ले देंगे याद रखिएगा गेहूँ, और फिर हम एक सरसों के ले देंगे। इस प्रकार से याद रखिएगा, पूरा जो आपका फील्ड है, पूरा जो आपका खेत है, वहाँ पर हम इस प्रकार से खेती कर देते हैं। ठीक है, ये होता है याद रखिए गेहूँ व सरसों की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, संकर धान की खेती सबसे अधिक लोकप्रिय कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, जो संकर धान का जो क्या है, फादर है। ठीक है, जिसे पिता हम मानते हैं, मतलब प्रजनक जिसे हम मानते हैं, जिसका डेवलपमेंट जिसके द्वारा किया ऐसा है। तो याद रखिए, ये किया गया था युआंग लोंग पिंग के द्वारा। युआंग लोंग पिंग के द्वारा किया गया था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई थी अभी। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ के थे? याद रखिए, चीन के थे, चाइना के थे युआंग लोंग पिंग, जिन्होंने संकर धान की खोज की थी। और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर भी याद रखिएगा चीन में ही होता है, चाइना में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है SPT, मतलब सीड प्लॉट टेक्निक। तो याद रखिएगा, जो सीड प्लॉट टेक्निक है, इसका जो संबंध होता है वो आलू फसल से होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो दी गई थी, ये विधि किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी पुष्कर नाथ के द्वारा दी गई थी। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो सीड प्लॉट टेक्निक है, ये तो हमने चर्चा कर ही ली है। इसके अलावा TPS है, मतलब ट्रू पोटैटो सीड। तो ये TPS भी है, याद रखिएगा, ये भी किसके द्वारा दिया गया था? TPS भी है, याद रखिए, ये भी आलू में ही दिया गया था। और ट्रू पोटैटो सीड है, ये दिया गया था रामानुजन के द्वारा। किसके द्वारा? रामानुजन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि धान के खेतों से गैस कौन सी निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए CH4, जिसे हम मीथेन भी बोलते हैं और मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी हम इसे ही बोलते हैं, CH4 को ही। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मोथा किस कुल का पौधा है। अब मोथा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। तो एक खरपतवार होता है मोथा, जिसका नाम क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस। क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस। तो आपको इसका बॉटनिकल नेम है याद है, तो आपको बिल्कुल इसकी फैमिली भी याद होगी ही। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। नाम क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम, साइप्रस रोटेंडस। मतलब इसकी जो फैमिली है वो होती है साइप्रेसी। क्या होती है, साइप्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि आलू का कंद बदला हुआ रूप है। मतलब आलू एक्चुअल में होता क्या है। आप आलू सभी खाते हो, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में ये। तो याद रखिए, ये होता है एक रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, आलू एक रूपांतरित तना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको पूछूँ कि गाजर क्या होता है, मूली क्या होता है, सलजम क्या होता है, तो याद रखिए ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है, जैसे कि गाजर हुआ, मूली हुआ, सलजम हुआ, तो ये सारी याद रखिए रूपांतरित जड़ के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपको पूछाता है आलू, तो याद रखिए आलू होता है एक मॉडिफाइड तने का, मतलब स्टेम का एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो याद रखिए क्लोरोफिल, जिसे आप पर्णहरित भी बोलते हो, तो पर्णहरित याद रखिए इसका जो महत्वपूर्ण अंग होता है, पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, याद रखिए वो होता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और ये क्या करता है, याद रखिएगा, ये इसके मध्य में, मतलब जो इसका मुख्य घटक होता है पर्णहरित का, वो ये होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको पूछा था इससे संबंधित कि अगर मान लीजिए पर्णहरित को जलाया जाए, अगर मान लीजिए पर्णहरित को जलाया जाए तो कौन सा तत्व बचेगा। तो याद रखिए मैग्नीशियम बचेगा। कौन सा तत्व बचेगा, अगर पर्णहरित को आप जलाओगे तो याद रखिए मैग्नीशियम बच जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखिए जो ग्रीन हाउस गैस है सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो होती है, याद रखिएगा CO2। अब ये कितनी होती है, लगभग याद रखिए 55% होती है। कितनी होती है, लगभग 55% जो योगदान होता है वो CO2 का ही होता है। इसके अलावा याद रख सकते हो जो CH4 है, NO2 है ना, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। ये सारी गैसें याद रखिए सभी ग्रीन हाउस गैसेस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। डिस्क हल्का डिस्क कोण कितना होता है। यहाँ पर पूछा है डिस्क कोण। ठीक है। डिस्क कोण आपको पूछा गया है, तो डिस्क का याद रखिएगा कि जो डिस्क बड़ी होती है, डी आप लिखते हो तो डी से ही याद रखिएगा डिस्क क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन टी को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ठीक है। तो टी होता है छोटा। मतलब आपको यहाँ पर कैसे याद रहेगा कि जो डिस्क कोण है, याद रखिए ये 42 से 45 डिग्री का होता है। लेकिन अगर आपको पूछा था टिल्ट एंगल, मतलब डिस्क हल्का जो टिल्ट कोण होता है वो कितना होता है, तो टिल्ट कोण होता है, याद रखिए ये होता है 15 से 25 होता है। 15 से 25 डिग्री का होता है टिल्ट एंगल, 15 से 25 डिग्री का होता है। जबकि याद रखिए जो डिस्क एंगल है ये कितना होता है, 42 से 45 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर याद रखिए भारत में आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको देखकर समझ सकते हो कि जबलपुर, नई दिल्ली, पांडिचेरी और इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर भारत के बारे में आपको पूछा गया था। तो याद रखिए भारत में जो प्रथम KVK है उसकी स्थापना याद रखिए 1974 में कब की गई थी, 1974 में की गई थी। 1974 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पांडिचेरी, तमिलनाडु में की गई थी। लेकिन अब ये हम बात कर रहे हैं भारत के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में याद रखिए जो फर्स्ट KVK आया था या फिर इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1976 में। कब, 1976 में की गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी, याद रखिए ये की गई थी फतेहपुर सीकर में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, फतेहपुर सीकर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल है। तो याद रखिए गेहूँ, धान और गेहूँ है, ये तो नकदी फसल का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जो मूंगफली है जिसे हम क्या कर सकते हैं, याद रखिए खेत से या फिर खेत से डायरेक्ट हम बेच सकते हैं, डायरेक्ट हम सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसी फसलें याद रखिए केस फसलें क्या कहलाती है, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं रोकड़ फसलें। क्या बोलते हैं, रोकड़ फसलें बोलते हैं। तो इनका एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूं, मतलब डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं रोकड़ फसलें किसे कहते हैं, तो वे फसलें जिसे हम याद रखिए डायरेक्ट खेत से ही बो सकते हैं, सारे सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गन्ना है, कपास है, गन्ना है, कपास है, आलू भी आप ले सकते हो। ठीक है। आलू भी याद रखिए एक केस क्रॉप में ही आ जाएगा। इसके अलावा मूंगफली आप ले सकते हो। ये सारे क्या है, याद रखिए केस क्रॉप के ही एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाइट रस्ट, सफ़ेद घेरुई सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है।
तो सफ़ेद गेरू याद रखिए जो प्रमुख रोग होता है ये होता है सरसों का। अब ये किसके द्वारा होता है, याद रखिए एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एल्बुगो कैंडिडा जनित रोग होता है, मतलब एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा ये रोग होता है। ओके, किस में होता है, सरसों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम FCI भी बोलते हैं। तो याद रखिए फूड कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज़ की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। कब की गई थी FCI की स्थापना, 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सेवर भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि केले में बंची टॉप है। तो याद रखिए बंची टॉप होता है एक वायरस जनित रोग होता है। वैसे तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि बंची टॉप होता है एक वायरस जनित रोग। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, बंची टॉप है ये एक वायरस जनित रोग होता है, या फिर बंची टॉप वायरस किस में होता है, केले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि रोज मिक्स किसका एग्जाम्पल है। तो याद रखिए रोज मिक्स है एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, एक प्रकार का उर्वरक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मर्दा का पौधे के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिए मर्दा का पौधे के संबंध में अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इडेफोलॉजी। याद रखिए अगर आपको पूछा जाता है केवल मर्दा से संबंधित अध्ययन, तो आप केवल मर्दा का जो संबंध होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि मर्दा का पौधे के साथ संबंध, तो बिल्कुल वो कहलाएगा इडेफोलॉजी। दोबारा से सुन लीजिए कि पेडोलॉजी में केवल मर्दा की, मान लीजिए कोई संरचना है, मर्दा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, केवल मर्दा की बात हो रही है तो वो पेडोलॉजी कहलाएगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि मर्दा का पौधे के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो कहलाता है इडेफोलॉजी। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि इडेफोलॉजी में हम पौधे के साथ अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पेडोलॉजी में हम केवल मर्दा का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको सारे डाउट है, सारे क्वेश्चन है वीडियो के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। तो आगे भी आप ऐसी वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आपको कैसी वीडियोस ज़्यादा पसंद आती है, मतलब ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, या फिर आपका जो लाइव टेस्ट सेशन रहता है वो आपको ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, ये भी आप बता दीजिएगा। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ साथ याद रखें वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है वो सारे भी इस क्लास का एंजॉय कर पाए, बेनिफिट उठा पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर।